18 जून 2026 महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट पर एक यंग बिजनेसमैन अपनी फियांसे के साथ ट्रैकिंग के लिए पहुंचता है। कुछ ही देर बाद एक चीख सुनाई देती है और देखते ही देखते 26 साल का केतन अग्रवाल लगभग 400 फुट गहरी खाई में गिर चुका होता है। शुरू में सबको लगा ये एक एक्सीडेंट था, एक पैर फिसला और एक जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक एक करके ऐसे फैक्ट सामने आए जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरी कंट्री को हिला दिया। पुलिस का आरोप है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान था, एक रिलेशनशिप, एक सीक्रेट अफेयर, कई महीनों की प्लानिंग, हजारों फोन कॉल्स और एक ऐसा सिग्नल जिसके बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक इंसान की जान चली गई। सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस के मुताबिक जिस लड़की से केतन कुछ महीनों बाद शादी करने वाला था, उसी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। और इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे शख्स की, चेतन चौधरी। पुलिस के मुताबिक वही आदमी जिसे केतन शायद पहचानता भी नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका नाम इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बनकर सामने आया। लेकिन क्या सच में सिर्फ लव अफेयर ही मोटिव था? पुलिस को शक कैसे हुआ? एक्सीडेंट मर्डर में कैसे बदल गया? सीसीटीवी ने क्या दिखाया? मोबाइल डाटा ने क्या रिवील किया? और क्या केतन को पहले से किसी खतरे का अंदाजा था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इमोशंस नहीं, एविडेंस की बात करेंगे। पुलिस डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन, फैमिली के स्टेटमेंट्स और वेरीफाइड मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर समझेंगे केतन अग्रवाल केस की पूरी कहानी। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस केस के कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगते। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो में बताई गई बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। एक्यूज्ड के खिलाफ आरोपों पर अभी भी कोर्ट का फाइनल फैसला आना बाकी है। तो अब हम समझेंगे केतन अग्रवाल केस, एक्सीडेंट या प्री प्लान मर्डर। हर क्राइम की शुरुआत मर्डर से नहीं होती, कई बार उसकी शुरुआत एक रिलेशनशिप से होती है। एक ऐसे रिलेशनशिप से जो बाहर से परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। केतन अग्रवाल पुणे के एक वेल नोन बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर के पोस्ट पर थे। उनकी इमेज एक शांत, फैमिली ओरिएंटेड और एम्बिशियस यंग बिजनेसमैन की थी। उनकी उम्र लगभग 26 साल बताई गई है। उनके घर में एक ही बात चल रही थी, शादी की तैयारी। फैमिली के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशनुमा फेज था। केतन की एंगेजमेंट हो चुकी थी सिया गोयल के साथ। दोनों की शादी कुछ ही महीनों बाद होने वाली थी। वेडिंग प्लानिंग चल रही थी, शॉपिंग चल रही थी, फ्यूचर प्लान्स बन रहे थे और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान एक और कहानी चल रही थी जिसके बारे में केतन को पूरी सच्चाई शायद नहीं पता थी। पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल का कॉन्टैक्ट चेतन चौधरी नाम के एक 22 साल के युवक से था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा था। इसी एलिज्ड रिलेशनशिप को पुलिस इस केस के पॉसिबल मोटिव के रूप में देख रही है। ध्यान रहे, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एंगल है। कोर्ट में अभी भी इन आरोपों का फाइनल फैसला होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो शादी तोड़ क्यों नहीं दी? इसका एग्जैक्ट जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कई मोटिव्स को एग्जामिन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ये भी देख रही है कि सिया रिपोर्टेडली शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं थी और रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन था। ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, फाइनल कंक्लूजन नहीं। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। केतन के फैमिली मेंबर्स का कहना है कि एंगेजमेंट के बाद उन्होंने कुछ रेड फ्लैग्स नोटिस किए थे। कभी बार बार फ़ोन पर बिजी रहना, कभी अजीब बिहेवियर,
कभी अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, और एक वक्त ऐसा भी आया जब फैमिली मेंबर्स को लगा कि शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे अक्सर होता है, सबने सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये फैमिली का दावा है, जिसकी पुलिस भी जांच कर रही है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लोहागढ़ फोर्ट कोई रैंडम लोकेशन नहीं थी। पुलिस का दावा है कि केतन को इस फोर्ट पर एक से ज़्यादा बार लाया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि फाइनल इंसिडेंट से पहले भी अलेज्ड अटेम्प्ट्स हुए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये सब पुलिस के आरोप हैं और इन पर अभी ट्रायल होना बाकी है। सोचिए, जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देख रहे हों, अगर वही इंसान आपको एक ऐसी जगह बार बार ले जाए जहां बाद में पुलिस एक अलेज्ड कंस्पिरेसी का क्लेम करे, तो ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस के मुताबिक 18 जून की ट्रैकिंग कोई अचानक बना हुआ प्लान नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि उससे पहले प्लानिंग हुई, मूवमेंट एनालिसिस की गई और उस दिन की टाइमिंग भी पहले से तय की गई। लेकिन पुलिस को ये सब कैसे पता चला? कौन सी एक गलती ने पूरी कहानी बदल दी? और एक्सीडेंट की थ्योरी सिर्फ कुछ घंटों में मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल गई? 18 जून 2026 सुबह का वक्त। पुणे के आसपास का मौसम ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। केतन अग्रवाल को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। पुलिस के मुताबिक इस ट्रैक का आइडिया एक बर्थडे आउटिंग के नाम पर रखा गया था। केतन और उनकी फियांसे सिया गोयल लोहागढ़ फोर्ट के लिए निकले। इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये भी सामने आया है कि तीसरा शख्स चेतन चौधरी अलग से फोर्ट पर पहुंच गया था। एक ही जगह लेकिन अलग एंट्री। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केतन और सिया एक साथ आए, लेकिन चेतन ने अपनी एंट्री अलग रखी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इससे ये दिखाया जा सके कि उसका दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है। बाद में टिकट काउंटर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को मूवमेंट समझने में मदद की। अब बताएंगे आपको फोर्ट के अंदर क्या हुआ था। अब शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा। पुलिस का आरोप है कि फोर्ट के एक कंपैरेटिवली आइसोलेटेड पॉइंट की तरफ तीनों की मूवमेंट थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पहले नॉर्मल ट्रैकिंग जैसा बिहेवियर रखा गया। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई चीख नहीं, कोई पब्लिक सीन नहीं। यही वजह थी कि शुरुआत में किसी को फाउल प्ले का शक नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक एक वक्त पर केतन को क्लिफ के काफी पास ले जाया गया। इनिशियल वर्जन में कहा गया कि वो फोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक बहाना था ताकि केतन को एज की और करीब ले जाया जा सके। पुलिस का फाइनल सिग्नल थ्योरी, ये इस केस का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया पॉइंट है। पुणे रूरल पुलिस के मुताबिक एक पहले से तय सिग्नल डिसाइड किया गया था। पुलिस का दावा है कि जब सिया एक स्पेसिफिक जगह बैठ गई तो ये चेतन के लिए सिग्नल था, और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद पुलिस के मुताबिक चेतन ने केतन को पीछे से धक्का दे दिया। ये पुलिस का वर्जन है। इस आरोप पर अभी कोर्ट में ट्रायल होना बाकी है। अगले कुछ सेकंड्स में केतन गहरी खाई में गिर गए। रेस्क्यू की कोशिश हुई, लेकिन इंजरीज बहुत सीवियर थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका और शुरुआत में पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंटल फॉल के रूप में रिपोर्ट हुआ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक इंसिडेंट के तुरंत बाद दिया गया वर्जन और बाद में दिए गए स्टेटमेंट्स में फ़र्क था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इसी इनकंसिस्टेंसी ने उनका पहला बड़ा शक पैदा किया। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो स्टेटमेंट्स बार बार क्यों बदल रहे थे? इसी सवाल ने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी। फैमिली को शक
क्यों हुआ? सबसे पहले केतन के फैमिली मेंबर्स ने एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि केतन एक्सपीरियंस ट्रैकर था। उनके मुताबिक वो आसानी से बैलेंस नहीं खो सकते थे। इसी इंसिस्टेंस के बाद पुलिस ने केस को और गहराई से देखना शुरू किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन मर्डर एंगल की तरफ मुड़ गई और फिर शुरू होती है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डाटा, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल एविडेंस एनालिसिस किया तो उनके मुताबिक एक ऐसी टाइमलाइन सामने आई जिसने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस का दावा है कि पिछले कई महीनों में सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स हुई थी, जिनका टोटल कन्वर्सेशन टाइम लगभग 238 घंटे था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये डिजिटल एविडेंस कंस्पिरेसी एस्टेब्लिश करने में एक मेजर फैक्टर बना। लेकिन क्या सिर्फ फोन कॉल्स किसी को मर्डरर साबित कर देती हैं? पुलिस को और क्या एविडेंस मिला? सीसीटीवी ने क्या रिकॉर्ड किया? लोकेशन हिस्ट्री ने क्या रिवील किया? और कौन सी गलती ने पुलिस के सामने पूरा एलिज्ड मर्डर प्लान एक्सपोज कर दिया? तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एविडेंस की। पुलिस ने केस कैसे सॉल्व किया? हर मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एविडेंस बोलता है। और केतन अग्रवाल केस में भी पुलिस का कहना है कि एविडेंस ने एक्सीडेंट की थ्योरी को मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। शुरुआत में इंसिडेंट को एक्सीडेंट फॉल बताया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट्स कंपेयर किए गए तो कई जगह इनकंसिस्टेंसीज नजर आई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी वजह से सीन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है। जब फिजिकल एविडेंस और स्टेटमेंट्स मैच न करें तो केस दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एविडेंस नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज। अब आता है इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल एविडेंस। पुलिस ने लोहागढ़ फोर्ट के एंट्री पॉइंट्स, पार्किंग एरिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरास कलेक्ट किए। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी फुटेज में एक हुडी पहने हुए शख्स की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। पुलिस का आरोप है कि ये चेतन चौधरी था। यही फुटेज इन्वेस्टिगेटर्स के लिए टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि इसने एलिजेडली पहले दिए गए वर्जन पर सवाल खड़े कर दिए। एविडेंस नंबर 3, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स। लेकिन पुलिस सिर्फ सीसीटीवी पर नहीं रुकी, उन्होंने निकाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच लगभग 2004 फोन कॉल्स हुई थी। इन कॉल्स की टोटल ड्यूरेशन लगभग 238 घंटे बताई गई। पुलिस का कहना है कि इतनी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन ने उन्हें एलिज्ड कंस्पिरेसी के एंगल को मजबूती से इन्वेस्टिगेट करने की वजह दी। ध्यान रहे, फोन कॉल्स किसी को अपने आप गिल्टी प्रूव नहीं करती, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब इन्हें बाकी डिजिटल एविडेंस के साथ दिखाया गया तो एक एलिज्ड पैटर्न सामने आया। एविडेंस नंबर 4, सीक्रेट मीटिंग्स। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है सिर्फ फोन कॉल्स ही नहीं, बल्कि कई बार दोनों एलिजेडली अलग अलग जगहों पर मिले भी। पुलिस ने सीसीटीवी और लोकेशन एविडेंस के बेसिस पर इन मीटिंग्स को टाइमलाइन में प्लेस करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंसिडेंट से एक दिन पहले भी दोनों की मूवमेंट स्क्रूटिनी में आई। एविडेंस नंबर 5, एलिज्ड मल्टीपल अटेम्प्ट्स। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन और भी शॉकिंग हो जाती है। पुलिस का आरोप है 18 जून पहली कोशिश नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इससे पहले भी कई एलिज्ड अटेम्प्ट्स हुए। एक बार केतन बच गए, एक बार प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया और एक बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से प्लान एलिजेडली पोस्टपोन कर दिया गया। ये सारे आरोप पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। इन पर अभी कोर्ट में ट्रायल होना बाकी है। एविडेंस नंबर 6, पासपोर्ट वाला एंगल। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने एक और क्लेम किया। उनके मुताबिक केतन का पासपोर्ट फाड़कर लेडीज वॉशरूम में फेंका गया था। पुलिस इस एंगल को भी एलिज्ड प्लानिंग और मूवमेंट कंट्रोल से जोड़कर देख रही है। इस क्लेम की भी अभी कोर्ट में
जुडिशियल स्क्रूटिनी बाकी है। एविडेंस नंबर 7, फैमिली की सस्पिशन। केतन के पिता और परिवार ने भी मीडिया के सामने कहा कि एंगेजमेंट के बाद उन्होंने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स नोटिस किए थे। उनका दावा है कि केतन ने भी कुछ कंसर्न्स शेयर किए थे। ये फैमिली के स्टेटमेंट्स हैं और पुलिस ने इन्हें भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दूसरा पहलू भी है। हर क्रिमिनल केस में पुलिस का वर्जन ही फाइनल ट्रूथ नहीं होता। इस केस में चेतन चौधरी के परिवार ने पुलिस के आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है कि चेतन को झूठा फंसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और उनका वर्जन भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें दोनों साइड्स बताना ज़रूरी है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एक्यूज्ड का डिफेंस। फाइनल सच सिर्फ कोर्ट के फैसले के बाद ही लीगली तय होगा। तो अब सवाल ये है, अगर पुलिस के पास इतना डिजिटल एविडेंस था तो अरेस्ट कब हुई? किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा? और इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक इन्वेस्टिगेशन तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके एविडेंस कोर्ट के सामने ना रखे जाएं। और केतन अग्रवाल केस में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला सीधा कोर्ट तक पहुंच गया। एक्यूज्ड की गिरफ्तारी। पुणे रूरल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि केतन की मौत कोई एक्सीडेंटल फॉल नहीं थी, बल्कि एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी का हिस्सा थी। दोनों पर मर्डर और क्रिमिनल कंस्पिरेसी से जुड़े आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों पर अभी ट्रायल होना बाकी है और कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना भी शेष है। अब बताएंगे आपको पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा। रिमांड के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उन्हें डिजिटल एविडेंस वेरीफाई करना था, मोबाइल फोन्स और चैट्स का फोरेंसिक एनालिसिस करना था, मूवमेंट टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करनी थी, एलिज्ड कंस्पिरेसी के सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करना था। इसी आधार पर पुलिस ने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। अब बताएंगे आपको डिफेंस का स्टैंड। हर क्रिमिनल केस में सिर्फ पुलिस की कहानी ही नहीं होती, एक्यूज्ड को भी अपना पक्ष रखने का पूरा कानूनी अधिकार होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन चौधरी के परिवार ने पुलिस के आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोर्ट में सच सामने आएगा। इस स्टेज पर डिफेंस की पूरी लीगल स्ट्रेटेजी अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है और इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री का फर्ज है कि वो पुलिस का वर्जन भी बताए और ये भी याद दिलाए कि कोर्ट का फैसला आने से पहले किसी भी आरोपी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। इस केस से सबसे बड़े क्वेश्चंस क्या हैं? अब थोड़ा रुककर सोचिए। ये केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक बड़े सवाल छोड़ देता है। सवाल नंबर 1, अगर किसी रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो एंगेजमेंट तोड़ देना ज़्यादा आसान था या फिर पुलिस के मुताबिक इतनी डेंजरस प्लानिंग करना? सवाल नंबर 2, अगर फैमिली को रेड फ्लैग्स दिख रहे थे तो उन्हें इग्नोर क्यों किया गया? कई बार हम शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा सोचकर उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती हैं। सवाल नंबर 3, डिजिटल फुटप्रिंट आज के ज़माने में कितना पावरफुल एविडेंस बन चुका है। फ़ोन कॉल्स, लोकेशन हिस्ट्री, सीसीटीवी, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब मिलकर एक ऐसी टाइमलाइन बना देते हैं जिसे झूठ से तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर
कई लोग इस केस को सॉल्व हुआ केस बता रहे हैं, लेकिन सच ये है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दो अलग चीज़ें हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक साइड रखती है, डिफेंस दूसरी साइड रखता है और फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट देता है। और इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री में किसी को कोर्ट से पहले गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रहे। हम सिर्फ वेरीफाइड इन्वेस्टिगेशन और पब्लिकली रिपोर्टेड फैक्ट्स को समझ रहे हैं। लेकिन अब भी एक आखिरी चैप्टर बाकी है, एक ऐसा चैप्टर जहां हम पूरी टाइमलाइन को सिर्फ 3 मिनट में रिकैप करेंगे और समझेंगे कि इस केस ने पूरे देश को इतना शॉक क्यों कर दिया। कभी कभी एक पूरे केस समझने के लिए सिर्फ डेट्स या एविडेंस काफ़ी नहीं होते, उसके पीछे छुपी टाइमलाइन को समझना पड़ता है। और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सीक्वेंस में देखा जाए तो कहानी कुछ इस तरह नजर आती है। एक यंग बिजनेसमैन जिसका नाम था केतन अग्रवाल, फैमिली बिजनेस, शादी की तैयारी और एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने। फिर एंगेजमेंट होती है सिया गोयल से। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान सिया और चेतन चौधरी के बीच रेगुलर कांटेक्ट था, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन। और बाद में पुलिस के मुताबिक सामने आए दूसरे एविडेंस ने इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल दिया। पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच हजारों फ़ोन कॉल्स हुई थी जिनकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई। ये पुलिस का वर्जन है, कोर्ट का फाइनल फैसला अभी बाकी है। 18 जून 2026 लोहागढ़ फोर्ट, एक ट्रैकिंग ट्रिप, एक एलिज्ड बर्थडे आउटिंग और कुछ ही पलों बाद केतन की मौत। शुरुआत में एक्सीडेंट, फिर स्टेटमेंट्स, फिर सीसीटीवी, फिर कॉल रिकॉर्ड्स, फिर पुलिस का मर्डर कंस्पिरेसी की थ्योरी और आखिर में गिरफ्तारी। लेकिन अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं आई है और इसीलिए कानून की नज़र में कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। दोस्तों, 5 बड़ी सीख जो इस केस से मिलती है। फर्स्ट, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स बार बार किसी बात को लेकर कंसर्न दिखा रहे हों तो कम से कम उसको सीरियस तो लेना चाहिए। सेकंड, हर एक्सीडेंट सच में एक्सीडेंट नहीं होता और हर सस्पिशियस डेथ मर्डर भी नहीं होती। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होती है, इसीलिए फोरेंसिक साइंस होती है और इसीलिए कोर्ट भी होता है। इमोशंस नहीं, एविडेंस डिसाइड करता है कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं। थर्ड, डिजिटल वर्ल्ड कभी कुछ भूलता नहीं। फ़ोन कॉल्स, लोकेशन, सीसीटीवी, फोटोज़, डिजिटल फुटप्रिंट्स, आज के टाइम में ये सब किसी भी इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। फोर्थ, सोशल मीडिया कोर्ट नहीं है। आजकल एक वायरल पोस्ट या एक वायरल रील लोगों को जज बना देती है, लेकिन कानून एविडेंस देखता है, ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं। इसीलिए किसी भी केस में फाइनल ओपिनियन बनाने से पहले वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का इंतज़ार करना चाहिए। फिफ्थ, सच तक पहुंचने में वक्त लगता है। हर हाई प्रोफाइल केस में शुरुआती रिपोर्ट्स और फाइनल जजमेंट अलग हो सकते हैं। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर का काम है कि वो स्पेकुलेशन नहीं, फैक्ट्स फॉलो करे। सोचिए दोस्तों, अगर 18 जून की सुबह केतन को ये पता होता कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो शायद वो उस ट्रैक पर कभी नहीं जाते। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि किसी को अपना आखिरी दिन कभी पता नहीं होता। इस केस का सच अब कोर्ट के सामने है। पुलिस अपना एविडेंस रखेगी, डिफेंस अपना पक्ष रखेगा और आखिर में फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करेगा।
तब तक हमें किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के बेसिस पर दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ सच से होता है और सच कभी जल्दी नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो हमेशा एविडेंस के साथ बोलता है। अगर आपको ऐसी ही रियल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डॉक्यूमेंट्री और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है कि डिजिटल एविडेंस आज के दौर में किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुका है। मैं मिलूंगा आपसे एक और रियल केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।